क्यों होते हैं परिष्कार से बैंक, पीओ, आईबीपीएस में इतने सिलेक्शंस? क्योंकि यहाँ का कॉमर्स है सबसे डिफरेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आसान। देखिए किस तरीके से पूनम शर्मा मैम मार्जिनिकल यूटिलिटी को कर्व के माध्यम से समझा रही हैं और कॉमर्स को बहुत आसान बना रही हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं सीमांत उपयोगिता। आज हम इस लेक्चर में इसमें देखने वाले हैं सीमांत उपयोगिता कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है, कैसे जो उपयोगिता है धीरे धीरे संतुष्ट होती जाती है। हम इसको एक कर्व की सहायता से समझेंगे कि जैसे इसमें देखते हैं कि एक आम की इकाई है। अगर आप एक आम की इकाई को कंज्यूम्ड कर रहे हो तो आपको फर्स्ट में जो सेटिस्फिकेशन कितने का मिल रहा है, 8 का सेटिस्फिकेशन मिल रहा है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है, आप धीरे धीरे आप उसकी क्या होती है, पहले अपन को बहुत भूख होती है, धीरे धीरे क्या होती है, अपनी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है। अगर आप दूसरी आम की इकाई को आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन कितना है, अपना 5 है। तीसरी हमने कंज्यूम करी तो उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन क्या है, कम है। अब आप लोग देख रहे होंगे तो क्या ये धीरे 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 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है अपना सेटिस्फिकेशन लेवल। जब आप आम की चौथी इकाई को आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन क्या है, बिल्कुल 0 है। इसमें आपकी जो यूटिल्स, आपकी जो उपयोगिता है वो पूरी तरह क्या हो चुकी है, संतुष्ट हो चुकी है। जब आपने 5वीं इकाई को आपने कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन है वो क्या है, ऋणात्मक हो गया। जैसे कि आपको, अगर आपको भूख लग रही है, आपकी भूख शांत हो जाती है, लास्ट में अगर आपके सामने कितने भी पकवान रख दिए जाएंगे तो वो जो आपकी जो उपयोगिता है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ऋणात्मक हो जाती है। उससे मिलने वाला सेटिस्फिकेशन क्या होता है, बिल्कुल कम होता जाता है, हमारे जो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अभी उसको हम एक कर्व की सहायता से देखते हैं क्या कि ये हमारे पास में क्या है, आम की इकाइयां हैं और इधर अपने पास में सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता को जैसे इसमें क्या, अगर आप किसी अतिरिक्त इकाई का क्या कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो और उससे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन, मिलने वाला जो संतुष्टि है वो क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ये तो हमारे पास में आम की इकाइयां हैं और ये सीमांत उपयोगिता है। अगर आप एक आम की इकाई को कंज्यूम कर रहे हो तो इसमें आपको कितना, आपको सेटिस्फिकेशन मिल रहा है 8 का। अगर आप दूसरी इकाई को कंज्यूम कर रहे हो तो कितना सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, 5 का। आपने तीसरी इकाई कंज्यूम करी है तो उसमें कितने का मिल रहा है, 1 का। जब आपने चौथी इकाई कंज्यूम करी तो उसमें आपको बिल्कुल आपकी क्या हो गई, पूर्ण संतुष्ट हो गए हो। 0 0 मतलब पूर्ण संतुष्ट हो चुके हो। इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहा जाता है। अब देखो 4th जो आपकी इकाई आपने कंज्यूम करी आपने, तो आपको कितना इसमें 0 और 5वें पे आपको क्या हो गई है, ऋणात्मक हो गई है। इस तरह से ये बताया गया है कि सीमांत उपयोगिता में धीरे 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 आपकी जो उपयोगिता है वो कम हो जाती है। एक समय जो आपने, एक समय ऐसे आता है कि आप पूर्ण संतुष्ट हो जाते हो। पूर्ण संतुष्ट होने के, देखो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु हो गया है। लास्ट में जो आप इकाई कंज्यूम करते हो तो वो क्या हो जाती है, हमारी ऋणात्मक हो जाती है। क्यों है परिष्कार की कॉमर्स इतनी आसान? उसका कारण है यहाँ के टीचर्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो कॉमर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंचल शर्मा मैम मीनिंग ऑफ फाइनेंस को समझा रही हैं, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ। Okay students, in this slide we are talking about what is finance. So whenever we talk about finance, the first thing that comes into our mind is money and money related concepts or money related aspects. तो basically what is finance, इसके definition के बारे में हम बात करें तो it is a science of money. Finance is a science of money. And what is science? Science is practical applicability of a subject, practical applicability of a concept. So finance is a source, finance is a subject that deals with money, that includes the science of money. Now next sentence we talk about finance. It is study of money management. Finance not only includes the sources of obtaining money, it is also includes the administration and the control of money. So it is study of money management because it studies all the aspects, all the concepts. So the term finance not only includes how to obtain money, it also includes administration and control of money. It also includes how to manage the sources of money. कैसे होते हैं परिष्कार से इतने प्लेसमेंट्स? क्योंकि परिष्कार में तैयारी करवाई जाती है इन प्लेसमेंट्स के लिए। देखिए आप किस तरीके से डॉक्टर पीएल शर्मा कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ को एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। ऐसे वीडियो से बच्चों के इंटरव्यू स्किल्स में मदद मिलती है और उनके प्लेसमेंट बहुत जल्दी होते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन
जहाँ पर आपको पता है कि संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी है, उसका करदाता मालिक होना चाहिए और वो संपत्ति पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में बेची जानी चाहिए और उस पर प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो कैपिटल गेन होता है। तो कैपिटल गेन आपको पता है कि किस किस से हो सकता है। आपको पता है कि मकान बेचने से हो सकता है, ज्वेलरी बेचने से हो सकता है, जमीन को बेचने से हो सकता है, शहरी कृषि भूमि को बेचने से हो सकता है। तो कहीं पर भी आपका कैपिटल गेन हो सकता है। तो कैपिटल गेन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन में हमारा इंडेक्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है और अभी आपको पता है हमारा इंडेक्स नंबर 289 है और उसी के आधार पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को में इंडेक्स नंबर के बेसिस पर उस वैल्यू को चेंज करते हैं, जहां पर कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ जो है इंप्रूवमेंट है, उनको हमें बदलते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सन 2001-2002 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट हुए हैं और उसका इंडेक्स नंबर 100 है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर आपको देखना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी बेची जानी चाहिए, बेचने पर उसको प्रॉफिट होना चाहिए और करदाता उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत उपयोग की चल संपत्ति होती है, पर्सनल यूज की चल संपत्ति होती है, ज्वेलरी को छोड़कर, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, वो कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल खुद की कार होती है बिजनेस के अलावा, तो इसका मतलब उस पर कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। उसके अलावा आपने फ्रिज बेचा, घर का फर्नीचर बेचा, घर का एसी बेचा, तो इसका मतलब वो कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल गेन जिस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ता है कैपिटल गेन के अंदर कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मकान बेचकर मकान खरीदते हैं तो अंडर सेक्शन 54 में कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। वैसे ही आपको पता है कि अंडर सेक्शन 54 ऐप कहता है कि मकान के अलावा अन्य संपत्तियां बेचकर रहने का मकान खरीदते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 54 ऐप में। उसके अलावा भी आपको पता है 54 ईसी कहती है। ईसी क्या कहती है? ईसी कहती है कि 2 बॉन्ड में पैसा जमा कराते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। वो 2 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन बॉन्ड। वहां पर अगर पैसा जमा कराते हैं तो कैपिटल गेन फुली टैक्स फ्री होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपिटल गेन जिसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इन बॉन्ड्स में पैसा जमा कराने के लिए शर्त ये है विदिन 6 मंथ्स के लिए पैसा जमा करा सकते हैं। 6 मंथ्स के अंदर पैसा जमा कराना जरूरी है और लिमिट भी है 50 लाख रुपए। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है परिष्कार की बीएससी सबसे डिफरेंट? क्यों बच्चा करना चाहता है परिष्कार से ही बीएससी? उसका कारण है यहाँ की क्लासेस जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि लाइव है। देखिए आप किस तरीके से ममता मैम पारिस्थितिकी पिरामिड्स को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रही हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है पारिस्थितिकी पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड्स के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हम बात करते हैं तो जनरली ये क्या होते हैं, पिरामिड्स की संरचना के रूप में पाए जाते हैं और इनके बारे में जो ये पारिस्थितिकी पिरामिड्स हैं उनके बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन। एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स सुंदरलैंड एल्टन, उन्होंने बताया था। तो उनके सम्मान में दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। उन्हें एल्टोनियन पिरामिड्स भी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो श्रृंखला बनाई जाती है वो उत्पादक के सर्वप्रथम जो होता है प्रोड्यूसर्स लिए जाते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर फिर जो खाद्य श्रृंखला के अंदर हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर करता है, प्राथमिक के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय के ऊपर तृतीयक उपभोक्ता निर्भर करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पिरामिड्स थे पारिस्थितिकी पिरामिड्स उनके बारे में एल्टन ने बताया था और उन्हें हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यह 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जो डायग्राम में देख पा रहे हैं ऊर्जा का पिरामिड देख पा रहे हैं कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। क्यों हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है? क्योंकि दोस्तों जब ऊर्जा एक स्तर से अगले स्तर में जाती है तो ऊर्जा में लगातार कमी होती जाती है, जिसे ऊर्जा का 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे लिंडमैन ने बताया था कि जब ऊर्जा के पिरामिड्स की बात की जाती है तो ऊर्जा के पिरामिड से बनने वाला पिरामिड हमेशा सीधा होता है दोस्तों। दूसरे हम पिरामिड की बात करते हैं जैव संख्या का पिरामिड। देखिए जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वह परिस्थितियों के अनुसार कि जिस हम स्थल की बात कर रहे हैं, अगर हम घास स्थल की बात कर रहे हैं, जल स्थल की बात कर रहे हैं, तालाबीय स्थल की बात कर रहे हैं, तो वह संख्या के आधार पर अलग अलग बनते हैं। तो देखिए दोस्तों जीव संख्या के जो पिरामिड होते हैं वह जीवों की संख्या के आधार पर सीधे भी बनते हैं और उल्टे
उल्टे भी बनते हैं। तो जीव संख्या के पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बनते हैं। तीसरा हम बात करते हैं जैव भार के पिरामिड्स। तो जैव भार के पिरामिड्स होते हैं दोस्तों, जीव का जो एक शुष्क भार होता है उससे संबंधित ये पिरामिड होते हैं। और यह पिरामिड जो होते हैं यह भी जीव संख्या के पिरामिड्स के आधार पर, मतलब उस जीव के भार को ध्यान में रखते हुए पिरामिड्स बनाए जाते हैं। और यह पिरामिड्स भी क्या होते हैं, सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के पिरामिड हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे पारिस्थितिकी पिरामिड्स की किस तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं और अपनी संख्या, अपने भार और ऊर्जा के आधार पर उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, ये थी परिष्कार की क्वालिटी की एक छोटी सी झलक। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेजेस में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं और हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप IAS, RS, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, रेलवे, बैंक, पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज़ को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए।